नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग का YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर BA 4th सेमेस्टर MG KVP वाराणसी इकोनॉमिक ज्योग्राफी हल प्रश्न पत्र है ना। तो ये अभी ये 24 जून 2024 को ये पेपर सेकेंड मीटिंग में हुआ था। उसी पेपर का यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस प्रश्न पत्र के आंसर से। तो देखिए कि यहाँ पर पेपर दिया हुआ है। ये बुकलेट सीरीज ए है, BA BSc 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 जियोग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आइए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। कुल 75 प्रश्न दिए गए हैं। इन 75 प्रश्न को करने थे और पूरे 75 प्रश्न ही करने थे। आइए देखिए, पहला सवाल है कि आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस रूप में हुआ था। तो ये आपका वाणिज्य भूगोल के रूप में हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल के किस उपागम को सामान्य विषय वस्तु परक उपागम कहते हैं। तो इसमें देखिए जो आपका ये व्यवहार परक उपागम और कल्याण परक उपागम है, ये आर्थिक भूगोल के उपागमों में नहीं सम्मिलित है। तो इन दोनों को हटा ही दीजिए आप, ठीक है। तो ये जो आर्थिक भूगोल किस उपागम को सामान्य विषय वस्तु परक उपागम कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक बार इसको किताब से आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है ये कन्फर्म न हो। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। डी विट्रिसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है। तो विट्रिसी ने विश्व को कुल 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और इन्होंने यह विभाजन सन 1936 में किया था। कब किया था? 1936 में किया था। चौथा क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल की संकल्पना का उद्भव किस जर्मन शब्द से हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 लैंडसॉफ्ट से हुआ है। आइए 5वां नंबर का सवाल देखते हैं। लदांग नामक स्थानांतरशील कृषि कहाँ की जाती है। तो ये जो लदांग नामक स्थानांतरशील कृषि है, ये इंडोनेशिया और मलेशिया में की जाती है, जबकि श्रीलंका में चेन्ना किया जाता है। श्रीलंका में कौन सा किया जाता है? चेन्ना किया जाता है। अब आइए 6ठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक बागानी कृषि में शामिल है, ठीक है। तो देखिए ये चारों बागानी कृषि है, लेकिन वाणिज्य भी कह रहा है। तो वाणिज्यिक में कौन आ जाएगा आपका? जूट है, गन्ना है, कपास है, चाय है। तो इसका देखिए इसमें चाय इसका सही आंसर हो सकता है। 7वां नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत नहीं है। तो मोरक्को, चिली, कैलिफोर्निया ये तीनों है, लेकिन ये जो भारत है यही इसमें नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें जो डेविस है ये भूआकृति विज्ञान से संबंधित है ना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शाखा आर्थिक भूगोल की नहीं है। तो कृषि भूगोल है, परिवहन भूगोल है, वाणिज्य भूगोल है, लेकिन ये जो दूसरा ऑप्शन बस्ती भूगोल है यही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, ये तो बहुत फेमस कथन है और यह जिम्मरमैन ने कहा था। आइए 11 नंबर का सवाल देखते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने किसी प्रदेश में जनसंख्या और संसाधनों के मध्य संबंधों को स्पष्ट किया था। तो ये एकरमैन ने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वह तत्व जिसे भविष्य में उपयोग में लाया जा सकता है कहलाता है। तो जिसे भविष्य में उपयोग में लाया जा सकता है तो उसे आप गुप्त संसाधन कहते हैं, इसे छुपी हुई संसाधन भी कहते हैं। जब किसी संसाधन का हमें पता न हो और फिर बाद में हम अपनी मानवीय प्रौद्योगिकी के आधार पर उस संसाधनों को प्रयोग में ला सकते हैं, तो समझिए कि वह संसाधन कौन सा है? गुप्त संसाधन है। 13 नंबर का सवाल है, परिवहन किस श्रेणी के व्यवसाय है। तो ये परिवहन आपका तृतीयक श्रेणी का व्यवसाय है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14। अनव्यकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो इसमें से पेट्रोल, हीरा, चांदी, लोहा। तो अनव्यकरणीय की बात कर रहा है, यानी कि जिसका रिन्यूअल न हो सके। तो इसमें पेट्रोल का रिन्यूअल नहीं हो सकता है, बाकी सभी ये क्या है कि नव्यकरणीय संसाधन है, हीरा, चांदी, लोहा। 15 नंबर का सवाल है, निम्न में से नव्यकरणीय संसाधन कौन सा है। नव्यकरणीय की बात कर रहा है। तो देखिए कोयला, वन, पेट्रोलियम, ये तीनों जो है कि अनव्यकरणीय हैं, लेकिन जो ताप विद्युत है यही नव्यकरणीय है। तो ऑप्शन नंबर 4। 16 नंबर देखते हैं, ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है। तो ग्रामीण अधिवासों में प्राथमिक व्यवसायों की
अधिकता रहती है। 17 नंबर अक्षुण्ण संसाधन का उदाहरण, यानी कि वे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, इसे सौर शक्ति कह सकते हैं। अब आइए 18 नंबर का सवाल देखते हैं। किस प्रकार का संसाधन एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः उत्पन्न करना आमतौर पर सबसे कठिन होता है? तो नव्यकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और वित्तीय संसाधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका प्राकृतिक संसाधन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। फिर 19 नंबर का सवाल है, ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो ट्रक फार्मिंग ये आपका साग सब्जी से संबंधित है। अब उसके बाद 20 नंबर का हम लोग सवाल देखते हैं। अंतरिक्ष का आर्थिक संगठन मुख्य रूप से संबंधित है। अब देखिए, एक क्षेत्र के भीतर आय का वितरण, एक शहर के भीतर रोजगार के अवसर, विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों का आवंटन, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन। तो ये देखिए, ये हमारे जो है कि हिसाब से इसमें जो सही आंसर होना चाहिए, विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों का आवंटन से होना चाहिए। अब उसके बाद इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 15 अगस्त सन 1969 ईस्वी को किया गया था इसरो की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। निम्नलिखित में से कौन सा टिकाऊ वानिकी प्रथाओं का लाभ नहीं है? तो इसमें जैव विविधता का संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, कार्बन पृथक्करण। तो कह रहा है कि टिकाऊ वानिकी प्रथाओं का लाभ नहीं है। तो इसमें जो जंगल की आग है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, जंगल का आग लाभ में नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय वनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे चैपरल कहते हैं। 24 नंबर के स्प्रूस, फर एवं चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये आपके टैगा वन होते हैं। तो इसका राइट आंसर टैगा हो जाएगा। मछली पकड़ने का प्रसिद्ध क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो 25 नंबर के सवाल के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिका क्षेत्र। अब आइए 26 नंबर के सवाल में हम लोग चलते हैं। मछलियों का मुख्य भोजन है? तो मछलियों का जो मुख्य भोजन है वो प्लैंकटन होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। मेसाबी किसके लिए प्रसिद्ध है? मेसाबी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे है 29 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है? तो इसमें देखिए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, ये तीनों ही लोहे का अयस्क है। ये तीनों ही लोहे का अयस्क है। जबकि लिग्नाइट जो ये कोयले का अयस्क है। और यह जो लिग्नाइट है यह भारत में सर्वाधिक तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट और पीट, ये चारों कोयले के जो है कि प्रकार हैं। जबकि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट ये लोहे के प्रकार है। इसमें जो मैग्नेटाइट है ये सबसे उच्च कोटि का लोहा होता है। 30 नंबर सवाल देखते हैं, चावल उत्पादन के लिए सर्वथा उपयुक्त कृषि क्षेत्र कौन सा है? तो ये मानसूनी प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 31 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में कृषि सीढ़ी नुमा खेत बनाकर की जाती है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जहाँ पे कृषि जो है कि वहाँ पर सीढ़ी नुमा बना की जाती है ताकि पानी को रोका जा सके। आगे है 32 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं, फेजेंडा किस फसल के उगाने के क्षेत्र से संबंधित है? तो ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पादित किए जाने वाला चावल क्या कहलाता है? तो इसे इंडिका के नाम से जाना जाता है। वान थ्यूनेन ने कृषि अवस्थी सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो वान थ्यूनेन ने कृषि अवस्थी सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1826 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं, वान थ्यूनेन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में प्रथम पेटी में किस वस्तु का उत्पादन होता है? तो प्रथम पेटी में जो उत्पादन होता है साग सब्जी का होता है। तो राइट आंसर साग सब्जी हो जाएगा। और दूसरे पेटी में ये लकड़ी ईंधन दूसरे पेटी में है। पशुपालन अंतिम में 6वें नंबर में है। अब आइए चलते हैं, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थी सिद्धांत कहाँ के अनुभव पर आधारित था? तो वान थ्यूनेन जर्मनी के रहने वाले थे और ये इनके खुद के अनुभव पर आधारित था। तो जर्मनी के कृषि फार्म में ये लग्जमबर्ग में जो है कि कार्य करते थे। 37 नंबर वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थी सिद्धांत की अंतिम पेटी को कहा जाता है? तो वान थ्यूनेन कृषि अवस्थी सिद्धांत की अंतिम पेटी को क्या कहा जाता है? ये पशुचारण मैंने अभी बताया। आगे देखते हैं 38 नंबर का सवाल, निम्न में से कौन देश चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये चीन आपका सही आंसर है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। समान परिवहन लागत के बिंदु पद को दर्शाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो ये आइसोटोपेन वेबर ने अपने जो कि औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत में ये शब्द दिया था। 41 नंबर का सवाल देखते हैं, औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका
अल्फ्रेड वेबर हो जाएगा। वेबर ने उद्योगों के स्थानीयकरण में प्रमुख निर्णायक कारक माना है, तो कच्चे माल को माना है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? तो इसमें देखिए जो आधारभूत उद्योग की बात करें, इन चारों में जो आधारभूत उद्योग है वो लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो ये सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। जापान में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र ओसाका है। रूर प्रदेश जर्मनी में स्थित है। 47 नंबर का सवाल देखते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है ये कानपुर को कहा जाता है। ब्लैक कंट्री किस देश का लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन का है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नगर को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ये आपका इवानोवा को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? तो पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो देखिए ये पिट्सबर्ग वाला भी पीजीटी में पूछा हुआ सवाल है। अभी जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर बताया सवाल दिया था वो भी जो है कि पीजीटी भूगोल में ही 2021 में ये सवाल पूछा गया हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 51 नंबर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। ये व्लादिवोस्टोक जो है कि प्रशांत महासागर के तट पर है और ये लेनिनग्राड का जो नाम है उसे पिट्सबर्ग भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। अब आइए देखते हैं भारतीय रेलवे जोन की संख्या कुल कितनी है? तो भारतीय रेलवे जोन की कुल संख्या 18 है। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम समुद्री जल मार्ग है तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग हो जाएगा। सबसे व्यस्ततम समुद्री जल मार्ग, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम समुद्री जल मार्ग पूछ रहा है तो सुएज नहर, हाँ ठीक है, ये आपका उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग हो जाएगा। अब उसके बाद सुएज नहर निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ता है? तो सुएज नहर जो है कि ये आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देता है। हाँ थोड़ा सा इस प्रश्न पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है 54 नंबर का, थोड़ा सा एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम समुद्री जल मार्ग, सबसे महत्वपूर्ण भी है और व्यस्ततम भी है तो ये उत्तरी अटलांटिक व्यस्ततम और सबसे महत्वपूर्ण की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर आपका सुएज नहर ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी विद्यापीठ इसमें मान ले, ठीक है ना, इसमें तो दोनों है लेकिन इस दृष्टि से आपका सुएज नहर सही हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग 56 नंबर सवाल। सुएज नहर का उत्तरतम पत्तन किस नाम से जाना जाता है? तो सुएज नहर का जो सबसे उत्तरी पत्तन उसे पोर्ट सईद कहते हैं, सबसे दक्षिणी पत्तन को पोर्ट सुएज कहते हैं। अब आइए 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सू नहर जोड़ती है तो सू नहर ये ह्यूरन को सुपीरियर से जोड़ती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूरन को सुपीरियर से। चौथा नंबर पनामा नहर मिलाती है तो पनामा नहर ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ देगी तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 59 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो ये सेंटोस को विश्व का कहवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो इन चारों में ये कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था? तो विश्व व्यापार यानी कि WTO की बात कर रहा है तो ये 1955 में हुआ था। अब इसके बाद देखते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है तो ये जेनेवा में है तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 63 नंबर का सवाल देखते हैं अब हम लोग। विश्व व्यापार संगठन ने किसको प्रतिस्थापित किया था? तो विश्व व्यापार संगठन ने ये गैट को प्रतिस्थापित किया था। निम्न में से कौन सा देश सार्क देश नहीं है? तो भूटान, मालदीव, चीन और नेपाल। तो इसमें जो चीन है यही नहीं है, बाकी भूटान, मालदीव, नेपाल है और ये सार्क में कुल 8 देश आते हैं। ठीक है, अब आइए 65 नंबर का सवाल देखते हैं। यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुआ था? तो यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना सन 1960 ईस्वी में हुआ था। तो 1960 कहाँ पे दिया है? 3 मई 1960, राइट ऑप्शन नंबर 3। G8 की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए G8 की जो स्थापना हुई थी, इन चारों में जो इसका सही ऑप्शन दिया है, ये सही ऑप्शन इसमें कह सकते हैं कि दिया ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको आप लोग छोड़ ही दीजिए
कौन सा होगा कौन सा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसका एक डेट बता देता हूँ जब ये हुआ था। G8 की स्थापना ये 1975 में 6 समूह देशों के द्वारा हुआ था। फिर उसके बाद 1997 में 8वां देश शामिल होकर के ये G8 के नाम से जाना गया। तो ये दोनों डेट नहीं दिया गया है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मार्क कर दीजिए। आइए 67 नंबर का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश नाफ्टा में शामिल नहीं है? देखिए कनाडा, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका ये नाफ्टा के हैं, क्यूबा नहीं है। वर्ष 1967 में आसियान की स्थापना निम्न में से किस देश में हुई थी? तो आसियान की स्थापना पूछ रहा है, तो ये आपका थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल निर्यातक से संबंधित व्यापारिक संगठन को ओपेक के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद आइए हम लोग चलते हैं 70 नंबर के सवाल पर। जब घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वित किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? तो जब घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वित कर दिया जाएगा तब इसे आप जो है कि वैश्वीकरण के नाम से जान सकते हैं। भारत में नई औद्योगिक नीति 1991 में शुरू की गई थी, तो ये अपनाई गई थी, मतलब ये राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया है, तो ये वैश्वीकरण के द्वारा दिया गया है। FDI का पूरा नाम है, तो FDI का पूरा नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा किस देश की? तो ये भारत की G20 सम्मेलन में इसका मुख्य थीम यही रहा है। अब लास्ट सवाल है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है? प्रदूषण में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये चारों, ये आपका तीनों है, यानी कि उपरोक्त सभी है। तो देखिए ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था जो अभी 24 तारीख को ही, यानी 24 जून 2024 को हुआ था ये पेपर, और इसका यह मेरे द्वारा दिया गया आंसर की है। यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि 75 में 75 सही दिया गया होगा, 2-4 क्वेश्चन का हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, तो इससे ये सिर्फ एक तरीके से संभावित आंसर है। आप इससे अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि मैंने कितना सही किया है। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा।